हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है मेक इन इंडिया फेलियर एक्सपोज्ड। अच्छा जी, मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का जिसके अंदर वो नए जो स्टार्ट बिजनेस हो रहे हाँ होते हैं उनको 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 मतलब शायद सपोर्ट करते हैं, हाँ या तो इसके अलावा बाकी के कुछ कंट्रीज अगर आना चाह रहे होते हैं तो उनको फैसिलिटेट करते हैं। मतलब कोई और कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो उनको तो फैसिलिटेट उनको करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है। हर वो फेलियर तो एक्सपोज, शायद कुछ गड़बड़ भी बीच में हुई हो। देखो यार, पैसा खाने वाले हाँ और इस तरह की करप्शन वगैरह तो हर वो कंट्री हर में जगह होती है, होते हैं। बट काम तो अच्छा है। लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। आप लोगों का इससे हाँ रिलेटेड जो भी ओपिनियन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर हाँ बताना है। और हमें कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो हम दोनों के इंस्टाग्राम के लिंक आपको बायो में मिल जाएंगे, और इसके साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिए। लेट्स को स्टार्ट करते वीडियो को। मेक इन इंडिया बीजेपी का बिगेस्ट फेलियर बन चुका है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाएगा। क्या सच में ऐसा हो पाया है? तो ऊपर ऊपर से देखने में तो सब कुछ बढ़िया लगता है, इंडिया इसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहा है। Make India a global manufacturing destination. This offers a timely and unique opportunity for industry and government to work together to make India truly globally competitive. एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा। The challenge was to reverse the trend and provide momentum, energy, and a single-minded commitment to growth. ये एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम आज ये लाइन का स्टेप मेक इन इंडिया। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट को 10 साल हो चुके हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा बीजेपी पिछले 10 सालों से मेक इन इंडिया को अपना सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानती है और उसे सबसे ज्यादा एडवर्टाइज भी करती है। पर मेक इन इंडिया क्या सच में कुछ चेंज ला पाया, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा बन के रह गया? Minister Modi today launched a Make in India campaign. ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक काम मेक इन इंडिया। The imprint of Make in India initiative has become visible across sectors, including areas where we never ever dreamt of making an impact. बीजेपी ने मेक इन इंडिया को इस तरीके से एडवर्टाइज करा था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाएगा। बट मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्या सच में ऐसा हो पाया है? I think in some areas we've done a lot. As I said, infrastructure we've done a lot. That's been very useful. But we need to check the other places. सच्चाई ये है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया फेल हो गया है। अगर हम लास्ट के 10 सालों को देखें तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 5.5% से बढ़ी है। आज की डेट में इंडिया स्मार्टफोन से लेके सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया इसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहा है तो आपको कैसा लगेगा? पूरा प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। पंजाब का जो किसान है शायद उससे ज्यादा मेक इन इंडिया कोई करता नहीं है। इसने देश को खड़ा किया है। क्या जो गरीब मेक इन इंडिया करता है वो मेक इन इंडिया नहीं होता है, वो मेक इन कुछ और होता है। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। फर्स्टली जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम जो इंपोर्ट्स हैं उससे आज़ाद हो जाएं और खुद के प्रोडक्ट्स खुद बनाएं। तो क्या हम सच में इस चीज़ को अचीव कर पाए हैं? वेल यस, बट तो अगर हम लोग अपने इंपोर्ट्स को देखें 2013 से 14 के बीच में, तो हमारे इंपोर्ट्स हमारी जीडीपी का 25.95% था। और वही अगर हम हमारे इंपोर्ट्स 2023 के देखें तो एक कम होकर 23.96 पे आ गए। सो देखा जाए तो हमारे इंपोर्ट्स थोड़े से कम तो हुए हैं। सेकेंडली जो हमारी गवर्नमेंट का टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का, वो 12 से 14% का वो लोग लेके चलते थे। पर अगर हम आज की डेट में देखें तो हम लोग उससे काफ़ी दूर हैं। इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हमने लास्ट 2015 में देखा था, और इवन 2020 में तो हमारी ग्रोथ -2% पे चली गई थी। और हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हमारी ग्रोथ 5% पे सीमित रह गई है। और यार इसमें अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि कोविड का टाइम पूरी दुनिया के लिए माइनस में जा रहा था, तो
کووڈ کے ٹائم کو تو میرے خیال سے بیچ میں سے مائنس ہی کر دینا چاہیے, نکال ہی دینا چاہیے. 2019 اور 2021 کا تھوڑا سا ٹائم کووڈ نے کافی افیکٹ کیا تھا. انڈیا کو تو خاص کر بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا, چائنا افیکٹ ہوا تھا, باقی بہت سارے کنٹریز افیکٹ ہوئے تھے. پاکستان ہوا تھا لیکن اس لیول کا نہیں ہوا تھا. ہاں, پاکستان کو وہاں پر مسائل آئے تھے جہاں پر چائنیز پروجیکٹس چل رہے تھے, بڑے پروجیکٹس وغیرہ چل رہے تھے, جس طرح سی پیک وغیرہ, اس طرح کے بڑے پروجیکٹس وہ رکے ہوئے تھے. باقی انڈیا کی اگر ٹوٹل ہم لوگ ایوریج دیکھتے ہیں گروتھ کی تو بہت پرفیکٹلی ہے. اور یہ مجھے مطلب لگتا ہے بی ہر جے چیز پی میں گورنمنٹ کا کوئی ہیٹر ہے جو ہیٹر نہیں ہونا, لیکن یہ ہے کہ بہت ساری باتیں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی کور کر رہے ہیں نا. جی ڈی پی میں اس کا شیئر کل 15 سے 17% پر ہی رہ گیا ہے, جو کہ پھر سے گورنمنٹ کے جو ٹارگٹ ہے اس سے کافی دور ہے, جو کہ 25% کا ہے. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ کا پلان تھا کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں ان کو بڑھایا جائے. حالانکہ ہمارے ایکسپورٹس بڑے ہیں, ایون 10 سالوں میں دگنے ہو گئے ہیں. ہمارے ایکسپورٹس 2014 میں 317.45 بلین پر تھے, پر اگر ہم 2023 کا ڈاٹا دیکھیں تو ہمارے ایکسپورٹس 776.68 بلین کے ہو گئے. بٹ میک ان انڈیا کا جو ایجنڈا یا پھر اس کا پرپس صرف ہمارے ایکسپورٹس کو بڑھانا نہیں تھا, بلکہ اس کا پرپس ہمارے ایکسپورٹس کو ہمارے امپورٹس کے کمپیریزن میں بڑھانا تھا. 2014 میں ہمارے امپورٹس 32.4 بلین کے تھے, بٹ 2023 سے 24 کے بیچ میں ہمارے امپورٹس 54.5 بلین کے ہو گئے. تھرڈلی, ہمارا جو بیسک موٹیو میک ان انڈیا کو لے کے تھا وہ یہ تھا کہ باقی باہر کی جو کمپنیز ہیں وہ انڈیا میں انویسٹ کریں, جس سے بلینس آف ڈالر کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر آئے. بٹ کیا سچ میں ایسا ہو پا رہا ہے؟ تو چلیے اس چارٹ کو دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ 46 بلین سے بڑھ کر 71 بلین ہو گئی ہے. ویسے ہی فورن کی ڈس انویسٹمنٹ بھی 3.6 بلین سے بڑھ کر 44.4 بلین پہ پہنچ گئی ہے. سو ان شارٹ, جتنا پیسہ باہر کی کمپنی سے انڈیا میں آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ جو انویسٹمنٹ انڈیا میں کر رکھی ہے کمپنیز نے وہ انہیں واپس لے رہی ہیں. اسی ریزن کی وجہ سے میک ان انڈیا کا جو انیشیٹو ہے میرے حساب سے پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے, اگر ہم آن پیپر ڈاٹا کو دیکھیں. Despite all the rah-rah, strongest growing large economy in the world, etc., the fact is the economy is not working for many of our youth. India's share in the global economy, export share, is very minimal. It's just about 1.5%. And therefore, India needs to work hard to penetrate global markets. The integration of India into the global economy would have been on a more superior base if this initiative had succeeded. Sadly, the Make in India... یار دیکھا جائے تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن یہاں پر ہم لوگ جب پوری دنیا کو دیکھتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں انڈیا کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی امیدیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ انڈیا اس چیز میں بہتر ہو, بہتر پرفارم کرے. جس طریقے سے وہ سپیڈ سے نیچے سے اوپر تک آ گیا ہے, 5ویں بڑی جی ڈی پی ہو گیا, اسی طریقے سے یہ آگے آنے والے ٹائم میں مطلب دوسری تیسری پہ تو آ ہی جائے گا. program never really took off the way it was meant to be. اچھا, اب میں جیسے یہ بات کہوں گا تو جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ سب کے سب بی جے پی پہ چڑھ جائیں گے, بولیں گے کہ بی جے پی کی غلطی ہے. اور جو رائٹ ونگ والے ہیں وہ سارے کے سارے لیفٹ کے اوپر چڑھ جائیں گے کہ بھیا کبھی لیفٹ نے تو انیشیٹو لیا ہی نہیں, بی جے پی نے پھر بھی انیشیٹو لیا. تو میں آپ کو بتا دوں, اس ویڈیو میں ہم لوگ بی جے پی یا کانگریس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں, نہ ہی لیفٹ یا رائٹ ونگ کی بات ہو رہی ہے, بلکہ ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں انڈیا کے ورکنگ سسٹم کی, جو بری طریقے سے خراب ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کئی سارے بلینس آف ڈالرز کے لاسز بھگتنے پڑتے ہیں. اور اگر ہم لوگوں نے یہ بیسک چیزیں ٹھیک نہیں کری تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اسٹیٹ میں کون سی گورنمنٹ ہے یا سینٹرل میں کون سی گورنمنٹ ہے. سو یہ ویڈیو بی جے پی یا کانگریس یا پھر کسی اور ادر پارٹی کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ ویڈیو ہے انڈیا کے بیسک اسٹرکچر کی جو بری طریقے سے خراب ہے. تو ایسا جاگروک ناگرک ہمارا کوشچن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بی جے پی نے سکسیڈ کرا کہ نہیں کرا, بلکہ ہمارا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ انڈیا سکسیزفل ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی, اور اگر انڈیا میک ان انڈیا میں سکسیڈ نہیں کر پا رہی تو اس کے کیا ریزنس ہیں. تو ہم لوگوں نے کئی بار نیوز اور میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ جو لیفٹ ہے وہ ہمیشہ رائٹ پر بلیم ڈالتی رہتی ہے, پر کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہمیشہ ایک پرٹیکولر پارٹی پہ بلیم ڈالنا ٹھیک ہے, یا پھر انہیں بلیم ڈالنا چاہیے انڈیا کے بیسک فنڈامنٹلس پہ جو ہمارے ورک فلو کو بہت ہی زیادہ سلو کر دیتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ میک ان انڈیا جو ہے وہ انڈیا کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, اور کیوں ہم لوگ انڈیا میں مینوفیکچرنگ پہ اتنا زور ڈال رہے ہیں. کیوں نہ ہم صرف امپورٹ ہی کریں اور آرام کریں. اس سے بڑھیا تو یہ رہے گا کہ ہم لوگ اپنی آئی ٹی انڈسٹری پہ فوکس کرتے ہیں, جو کہ بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس کا سب سے بڑا ریزن ہے مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہمیں 3 سپر پاورز دیتی ہیں, جو کہ ہمیں آئی ٹی انڈسٹری نہیں دے سکتی. فرسٹلی, اگر ہم آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھیں تو یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ مینلی جاب ہے وہ اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ لوگوں کو ہی دیتی ہے. ویئرایز اگر ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کو دیکھیں تو یہ اسکلڈ, نان اسکلڈ, سیمی اسکلڈ اور فلی اسکلڈ سب کو ایک بیلنس میں جاب دیتا ہے اور سب کو جاب اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے.
और हमारे देश में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों आईटी इंडस्ट्री हमारे जीडीपी में 7.5% का कंट्रीब्यूशन देती है, और वहीं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारी जीडीपी में 2 से 3% का ही कंट्रीब्यूशन देता है। पर वही अगर हम एम्प्लॉयमेंट का डाटा देखेंगे तो हमारी पूरी की पूरी जो आईटी इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी मिला के 43 मिलियन लोगों को जो है जॉब प्रोवाइड करती है। और दूसरी तरफ अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो अकेला टेक्सटाइल इंडस्ट्री 45 मिलियन लोगों को जॉब्स देता है, सिर्फ टेक्सटाइल। मैं इसमें बाकी किसी भी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इससे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितने लार्ज स्केल पे जॉब प्रोवाइड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारे देश में अनस्किल्ड लेबर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जहाँ आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली जो इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रोन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटिवली, आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट, रिलेटिवली उससे बहुत कम रिस्की है। फॉर एग्जाम्पल 2008 के रिसेशन में जब फाइनेंशियल एक चीज़ है कि आईटी में और बाकी जो काम है उनमें बहुत फ़र्क भी है ना, क्योंकि आईटी सेक्टर में जाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है और उस तरह की चीज़ों की, मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी आईटी तकरीबन इसी तरह की फील्ड्स में आ जाती है। तो अगर हम लोग दूसरे काम देखते हैं जिस तरह खेती बाड़ी हो गई, फिर डिफरेंट कंपनीज हो गई जिसमें टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, बाकी हैं, तो उनमें तो हर तरह के लोग चल जाते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब आप अगर बहुत पढ़े लिखे नहीं है किसी और काम पे लगा देंगे आपको, लेकिन उसमें भी तो स्किल्स होना चाहिए ना। स्किल्स ज़रूरी नहीं है, इतनी ज़्यादा हैवी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है ना। सर्विस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, तब कंपनीज लाइक नेस्ले एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बहुत ही कम फर्क पड़ा था। सो एम्प्लॉयमेंट, स्केल और रेजिस्टेंस, ये तीनों सुपर पावर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास होती है आईटी सेक्टर के कंपैरिजन में। एंड लास्टली हमारा सबसे बड़ा रीजन जिसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहते हैं वो ये है कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से कम हो जाएं। और इंडिया की करंट सिचुएशन में लिटरली इंडिया इस दलदल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। और जिन लोगों को लगता है कि इंपोर्ट से इतना कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता, उनको मैं एक चीज बता दूं, इंपोर्ट्स किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं, खास करके जब वो आपके एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जितने ज्यादा इंपोर्ट्स होंगे किसी कंट्री के, उस कंट्री यार इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों के पास पाकिस्तान है, इंडिया के बिल्कुल साथ है। पाकिस्तान का केस थोड़ा सा स्टडी कर लो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस मुल्क के हालात कैसे हो जाते हैं, मतलब पाकिस्तान जैसे हो जाते हैं कि लोकल इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा सफ़र करेंगी सर्वाइव करने के लिए, साथ ही साथ कई सारे जॉब लॉसेस भी फेस करने पड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सोलर इंडस्ट्रीज। आज की डेट में चाइनीज़ वेंडर्स जो हैं वो सोलर पावर पैनल इतने सस्ते रेटों में दे रहे हैं ना कि कोई भी उसको टक्कर देने वाली दूसरी कंपनी है ही नहीं, सिवाय बारी एनर्जीज लिमिटेड के। इसी का एक दूसरा एग्जांपल है स्मार्टफोन्स। आज की डेट में इंडिया के अंदर चाइनीज फोन की तो जैसे बाढ़ आ रखी है, और वहीं इंडियन कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स और लावा इतना बुरी तरीके से सफर कर रही हैं और अब तो शायद खत्म भी हो चुकी हैं। अब इसमें आप लोग बोलोगे कि माइक्रोमैक्स और लावा जो है वो क्वालिटी फोन्स नहीं बनाता, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वाइल चाइनीज फोन जो है वो भले ही सस्ते हैं लेकिन क्वालिटी मटेरियल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मार्टफोन जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। एक अच्छी स्मार्टफोन ब्रांड बनाने में भले ही बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार आपकी स्मार्टफोन ब्रांड बन गई और आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चालू कर दिया तो आप इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमा सकते हैं। सेकेंडली, जो ज्यादा इंपोर्ट्स होते हैं ना वो इंडिया की करेंसी को भी वीक करते हैं और ट्रेड डेफिसिट को भी फॉर्म करते हैं। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। सो मान लेते हैं इंडिया जो है वो 100 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करता है और जो एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ 70 बिलियन डॉलर का करता है। 30 बिलियन का जो बीच का डिफरेंस है इन दोनों, उसे पूरा करने के लिए हमें और यूएस डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, जिसकी वजह से डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और जैसे ही यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी वैसे ही डॉलर के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, और जो डॉलर आज 80 रुपए है वो बढ़कर 90 रुपए हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जिस बैरल के हम लोग 6,000 रुपए दे रहे हैं उसके प्राइस बढ़कर 8,000 रुपए हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से। और इसी की वजह से हमारी कंट्री में पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के कॉस्ट बढ़ जाएंगे और बाकी सारी चीजों के प्राइस अपने आप ही थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे। तो देखा जाए तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सो देखा जाए तो इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव यही था कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे फोकस करना। हालांकि जब इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी गई थी तब गवर्नमेंट ने एम करा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15% से बढ़कर 25% पे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, पर बाद में इस टारगेट को बदल दिया गया
लॉक डाउन और कोविड की वजह से। तो इससे हम सब लोग एक सवाल पर आ जाते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट इतनी प्रो मैन्युफैक्चरिंग है, जब हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, जब खुद यहाँ के बिजनेसमैन चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया ग्रो करे, तो फिर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है? वेल, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी डेवलपमेंट को लेके वो है रेड टेपिज्म। साफ साफ भाषा में अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप करना है तो उसे एक लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए। इवन अगर उसे जमीन भी चाहिए ना तो उसे बहुत सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होता है। Every file requires 4 or 5 signatures in a particular order of sequence. If one guy is on leave or sick or traveling somewhere on duty or whatever, the file just sits until he comes back and signs that file. It's no surprise then that when Modi takes office, he is given it a free hand in an effort to cut red tape. हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया। We had to cut red tape. इंडिया में किसी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए 15 से 30 दिन लगते हैं, वाइल उसे सेटअप करने के लिए 1 से 1.5 साल लग जाता है, इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्शन और जो नेसेसरी परमिट्स होते हैं। इस सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने में 1.5 साल से 5 साल के बीच का समय लग सकता है। और वही अगर हम दूसरी कंट्रीज जैसे कि वियतनाम को देखें, वहाँ पे कुल 6 महीने में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड भी हो जाएगी और आप पूरा का पूरा सेटअप भी कर सकते हैं अपनी कंपनी को। और आप खुद ही सोचो, जिस कंपनी के लिए 1 दिन का डिले भी करोड़ों का लॉस क्रिएट करता है, उस कंपनी के लिए 1.5 से 5 साल वेट करना कितना बड़ा लॉस है। और वो इतना बड़ा लॉस क्यों लेगी जब वो ऑलरेडी वियतनाम में अपनी कंपनी सेट कर सकता है कुल 6 महीने के अंदर। एलॉन मस्क 2019 से इंडिया में आने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट की कुछ शर्तें हैं जो वो फॉलो नहीं करना चाहते। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो यहाँ आए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, उसके बाद वो जाके अपनी कार्स को यहाँ सेल करें। वहीं टेस्ला के जो मालिक एलॉन मस्क हैं, उनका कहना है कि वो इंडिया के मार्केट में आना तो चाहते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं लगाना चाहते। वो पहले अपनी कार्स को यहाँ के मार्केट के अकॉर्डिंग टेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। अब इसमें कौन सही है और कौन गलत, ये तो आप ही बताओ। सिर्फ इंटरनेट। खैर, वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके अंदर पहली चीज़ ये कि फेलियर वगैरह से रिलेटेड, और मतलब वो फेलियर है या नहीं है ये तो आप लोगों ने डिसाइड करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना कि अपनी तरफ से एक इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की हुई है, जिसके तहत ये बहुत सारी कंपनीज़ को ला चुके हैं, उनको एक मतलब एक रास्ता दिखा चुके हैं बिल्कुल क्लियर कि आप लोग आओ, आप लोगों को कोई तंग नहीं किया जाएगा, आप लोग आसानी से बिजनेस कर सकते हो, काम कर सकते हो, मतलब उनको एक वे दे दिया है। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मुश्किल भी हैं, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि यार यहाँ पर कंपनीज़ में टाइम लगता है इस्टेब्लिश करने में। जाहिर सी बात है, फिर इनके अपने भी हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं। फिर हमारी कंट्रीज़ के अंदर ना ये जमहूरियत नाम की एक चीज़ है, डिप्लोमेसी करके, जिसको बस अपने अपने हिसाब से यूज़ किया जाता है। जिसके पास जितनी पावर है वो हर उस कोई हिसाब कहता से है कि मेरे हिसाब से चीजें चले, तो वो चीज़ें भी कुछ इन चीज़ों को स्लो कर देती हैं। बाकी ओवरऑल मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बाकी ये है कि जहाँ तक, अच्छा लास्ट में एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क ऐसा बंदा है कि भाई उसको फ्री हैंड दे दो, वो कहाँ से कहाँ चीज़ को ले जाता है। लेकिन ये कि उसकी भी बात ठीक है कि वो मतलब दोनों तरफ से हम बात करेंगे कि अगर वो कहते हैं कि यार पहले मैंने मार्केट देखनी है कि यार हाँ यहाँ पर लोगों को मेरी गाड़ियाँ पसंद आती हैं नहीं आती, और इधर ये गाड़ियाँ चल सकती हैं, यहाँ के रोड्स, यहाँ का एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से। लेकिन फिर यहाँ पर गवर्नमेंट का भी ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि यार पहले प्लांट के लिए हमें बताओ, उसके बाद हम आपको आने देंगे। दोनों तरफ से मतलब ठीक ही है, लेकिन मिला जुला कुछ निकालना चाहिए इसमें, ताकि इंडिया के लोग जो है ना थोड़ा टेस्ला को भी इंजॉय कर सके। वैसे ही इंडिया में अब इतनी सारी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन अगर आ जाए तो इंडिया के लिए अच्छा ही है ये भी। खैर, मेक इन इंडिया से रिलेटेड आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजिम से बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।